हेलो व्यूअर्स। मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन विद हुसैन के साथ आपके साथ मौजूद। व्यूअर्स, पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो हमेशा से ही दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं रहे, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ वजूहात जो हैं वो हमारे लिए वैलिड हो सकती हैं और कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि इंडिया के लिए वैलिड हो सकती हैं। और जब दोनों मुल्क जो एक दूसरे के हमसाए भी हैं, पिछले 70 साल से आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम कर नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें, पाकिस्तान के हवाले से यहाँ बहुत सारा तख्लीकी काम हुआ है। इसमें इन इस काम की दो जहतें हैं। एक जहत तो वो है जो कि साफ ज़ाहिर है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे तो हमारे हक में ज़्यादातर जो वहाँ फ़िल्में बनी वो इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ थी। लेकिन ऐसा भी हुआ कि कई बार वहाँ पे ऐसा काम भी किया गया जिसमें ये इस ख़्वाहिश का इज़हार भी किया गया कि अ, दिल्ली जो है वो इस्लामाबाद के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर फ़िल्मों की बात करें तो हमारे सामने बॉर्डर जैसी फ़िल्में आती हैं, हमारे सामने एलओसी जैसी फ़िल्में आती हैं, हमारे सामने 26/11 जैसी फ़िल्में आती हैं। मतलब कई ऐसी फ़िल्में जो ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ऐसी मूवीज़ भी आई हैं जो पाकिस्तान के साथ बेहतरीन रिलेशंस की हिमायत करती हैं। आप उसमें मैं हूं ना की बात कर सकते हैं, आप उसमें हैदर फ़िल्म की बात भी कर सकते हैं और आप उसमें वीर ज़ारा की भी बात कर सकते हैं। हाल ही में एक सीज़न आया ज़ी5 पे और आप जानते हैं कि ओटीटी का दौर है और लोग अब ओटीटी को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं और हिंदी सिनेमा इस वजह से कहीं न कहीं डिक्लाइन का शिकार भी है। ख़ैर ये बहस अलग है। ओटीटी में ज़ी5 के प्लेटफ़ॉर्म से नवंबर 2022 में एक सीरीज़ सामने आती है जिसका नाम था मुख़बिर। और मुख़बिर सीरीज़ जो है ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में जो ताल्लुकात रहे हैं, जो ख़राब होते रिश्ते रहे हैं, ख़ासकर 60 की दहाई के अंदर, मुख़बिर उन तमाम वाक़यात का अहाता करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के ऊपर रोशनी डाली गई है। इसमें ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो 1965 की जंग से ऐन पहले किया गया था पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से। और ख़ासकर इसमें बात की गई है जो कि एक इंटेलिजेंस वॉरफेयर दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले कई दहाइयों से जारी है। हमें मुख़बिर के अंदर इसमें बहुत ही गहराई के साथ इंटेलिजेंस वॉरफेयर के ऊपर काम दिखाई देता है। अगर हम फ़िल्म की कहानी की बात करें तो उसमें हमारे सामने बात आती है कि ये कहानी एक कश्मीरी नौजवान के गिर्द घूमती है जो कि बॉम्बे में होता है और वहाँ पर उसको कुछ जो इंडिया के इंटेलिजेंस अफ़सरान हैं उसके साथ उनका सामना होता है और उनको लगता है कि इस नौजवान में वो सलाहियत है कि इसको ट्रेन करके हम लाहौर में भेज सकते हैं, जहाँ ये इंडिया के लिए काम कर सकता है एक जासूस के तौर पे। तो उस नौजवान की ट्रेनिंग होती है और उसको बॉर्डर पार लाहौर भेज दिया जाता है, जिसका मकसद क्या होता है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के जंगी प्लान के बारे में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूमात दे, ख़ासकर जो हमारी फ़ौज के पास उस ज़माने में पैटर्न टैंक थे, जो उस ज़माने के एतबार से बहुत एडवांस थे। इंडियन एजेंसीज़ जो थी, वो इन टैंक्स के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रही थी। और हम देख सकते हैं कि यूँ ये सीरीज़ स्टार्ट होती है और कहा जाता है कि वो दौर बहुत ही एक नाज़ुक दौर था और उसमें कश्मीर का मसला अपनी जगह मौजूद था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और फिर ख़ासकर जब ग्रैंड स्लैम की बातें सामने आती हैं, तो फिर ये वो मौका था जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने फ़ैसला किया कि अब भारत कश्मीर के बाद अपनी मर्ज़ी का महाज़ खोलेगा और फिर उन्होंने लाहौर का रुख किया, जिससे जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, उसकी स्ट्रैटेजी भी मुतासिर हुई थी। तो ये बेसिकली कहानी है। वो कश्मीरी नौजवान हरफन के नाम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। उसके हैंडलर किस तरह से उसको हमारी एजेंसियों के हाथों से बचा पाते हैं। कैसे उसकी जो रसाई है वो शोबिस के सितारों तक होती है और उन शोबिस के सितारों को इस्तेमाल करते हुए वो कैसे हमारी फ़ौज के जर्नैलों के घर तक पहुँच जाता है, जहाँ पे उसको अहम इत्तलात मिलती हैं। और क्या वो लाहौर से ज़िंदा वापस वापस दिल्ली पहुँच पाता है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि मुख़बिर में 8 एपिसोड्स के अंदर बयान की गई और अगर मुझे कहा जाए तो एक रियलिस्टिक अप्रोच हमें इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाई देती है। इसमें बहुत ज़्यादा
पाकिस्तान की बैशिंग नहीं की गई। लेकिन ये है कि जहाँ इसमें पाकिस्तानी जर्नैलों को जिस तरह से दिखाया गया है, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी ज़्यादती थी। और लेकिन साथ-साथ जिस तरह इन्होंने आईएसआई का इसमें एक दबदबा दिखाया, यहाँ पे उनकी तारीफ़ भी बनती है कि हमारी एजेंसी जो है वो वाक़ई में अपने आप में एक मज़बूत एजेंसी है, और उसका एतराफ़ जो है वो मुख़बिर सीरीज़ के अंदर किया गया। और याद रखिए वो टाइम था जब इंडिया के अंदर रॉ नहीं बनी थी। रॉ 1965 की जंग के बाद इंडिया के अंदर कायम की गई थी। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि जहाँ इतनी सारी सच्चाइयों पे बात हो रही है, पैटर्न टेक पे बात हो रही है, ऑपरेशन जिब्राल्टर पे बात हो रही है, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1965 की जंग, रन ऑफ कच्छ पे बात हो रही है, तो वहाँ कहीं न कहीं इसमें चीज़ों को फ़िक्शनलाइज़ भी किया गया है, जो कहीं न कहीं वेब सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो उस चीज़ की डिमांड करती हैं, और ये रिक्वायरमेंट होती है कि चीज़ों को रियलिटी को फ़िक्शनलाइज़ किया जाए, और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई भी देती है, क्योंकि जिस सिंगर का यहाँ पे ज़िक्र किया गया, जिसकी जर्नैलों तक रसाई होती है, शायद वो मैडम नूर जहाँ की बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनके किरदार को जिस तरह से बाद में ख़त्म किया गया इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें फ़िक्शन का आंसर मिलता है। मजमूई तौर पे हम इसमें देखते ये हैं कि एक्टर्स की बात करें तो जो नौजवान ज़ैन इसमें जिनको मेन लीड दी गई है, हरफन के रोल में, एक कश्मीरी नौजवान जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर जासूस की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। किरदार बहुत मज़बूत था, लेकिन मैं समझता हूँ उसके लिए किसी मंजे हुए एक्टर की ज़रूरत थी। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और अपनी चाल-ढाल के सबब मेरे ख़्याल में ज़ैन इस किरदार के लिए अनफ़िट दिखाई दिए। यूँ प्लॉट बहुत अच्छा था, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, रिसर्च बहुत अच्छी थी, सिनेमैटोग्राफ़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आपका मेन लीड कमज़ोर हो जाए, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। जनरल आगा के रोल में, जो कि एक पाकिस्तानी जनरल का रोल था, जो ग़ालिबन वो जनरल यहिया खान की तरफ इशारा कर रहे थे, उसमें हर्ष शाया ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन एक्टिंग की है। उनका जो मैनरिज़्म था, उनका जो एक दबदबा था, जो एक जर्नैल की शख्सियत का ख़ासा होता है, वो बहुत ही अच्छे अंदाज़ में दिखाया गया। आईएसआई के एक कर्नल ज़ैदी को जिस तरह से दिखाया गया, उसका जो एक जौ-जलाल दिखाया गया, उसकी दहशत दिखाई गई, और मैं समझता हूँ वो भी अपनी मिसाल आप था, और इससे इल्म होता है कि जो फ़िल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने ख़ासी रिसर्च कर रखी है। इंडियन एजेंसी की बात करें तो इंडियन जो एजेंट हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफ़िसर्स हैं, उसमें जे प्रकाश साहब ने बेहतरीन एक्टिंग की। वो एक मंजो एक्टर हैं, और उन्होंने इस पर भी दिखा दिया कि वो सादगी के साथ बहुत ही आसानी से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रोल कितनी आसानी से कर सकते हैं। इंटेलिजेंस चीफ के तौर पे आदिल हुसैन का रोल अगरचे मुख्तसर था, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आए तो वो बहुत अच्छे इसमें दिखाई दिए हैं। और मजमूई तौर पे एक बहुत ही शानदार सीरीज़ रही है। और कहीं न कहीं अगर आपने राज़ी फ़िल्म देखी है, जो कि आलिया भट्ट की फ़िल्म थी, जो चंद साल पहले आई थी, उसमें भी हमने देखा था कि इंटेलिजेंस वॉरफ़ेयर के ऊपर हुई थी बात। राज़ी को आप समझ लें कि एक फ़िल्म के स्पैन को एक वेब सीरीज़ की शक्ल में ढाल दिया गया है, तो काफ़ी तक छाप हमें इसमें राज़ी की भी दिखाई देती है। और फिर हम इसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सदर के रोल में जनरल हिदायत खान का रोल भी अच्छा था। शायद वो अयूब खान की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अयूब खान की जो उनकी एक शख्सियत थी, जो उनका दबदबा था, मैं समझता हूँ वो जनरल हिदायत खान का रोल अदा करने वाले एक्टर ने सही तरह से निभाया नहीं। इसको भी बहुत बेहतर अंदाज़ से पेश किया जा सकता था। फिर हम ये देखते हैं कि ज़ोया फ़िरोज़ एक नई एक्ट्रेस थी, और उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल रही, लेकिन उनके किरदार को जिस तरह से एकदम से मंज़र-ए-आम से हटा दिया गया, तो इस पे भी कहीं न कहीं झोल आते हैं हमारे सामने कहानी के अंदर। लेकिन फ़िल्म के आखिर में जो एक क्लाइमेक्स था, वहाँ पे जब हरफन ये बात करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस अफ़सर से कि एक जासूस की हैसियत क्या है? अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया की इंटेलिजेंस उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब वो सरहद को अबूर करता है, लाहौर जाता है, पाकिस्तानी एजेंसियों से उसका वास्ता होता है, तो उसको दोनों मुल्कों की एजेंसियों का माइंडसेट एक सा लगा। तो इसके बीच में हम कश्मीरी कहाँ पे खड़े हैं, ये उस नौजवान हरफन का एक शिकवा था अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये रियलिटी के बहुत ही नज़दीक बात की गई थी, क्योंकि जासूस को कहीं भी शायद एक मौल से ज़्यादा समझा नहीं जाता। असल जो पीछे शतरंज की डोरियाँ हिला रहे होते हैं, वो पीछे होते हैं और हमेशा पस पर्दा ही रहा करते हैं। और जैसे-जैसे आप ये फ़िल्म देखते हैं, और जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जिन्होंने तारिक इस्माइल सागर को पढ़ा है, तो कहीं न कहीं उनको एक नॉवल मैं भी एक जासूस था हमारे माइंड में कहीं न कहीं क्लिक करता है। बिल्कुल वही स्टोरी है, फ़र्क ये है कि इस बार उन्होंने एक पाकिस्तानी जासूस के बजाय इंडियन जासूस को लेके उनके पूरे नॉवल को जैसे एक फ़िल्मी शक्ल में ढाल के वेब सीरीज़ की शक्ल में
पेश कर दिया गया हो। तो मैं भी एक जासूस जासूस था, जिन-जिन लोगों ने भी उसको पढ़ रखा है, तो इसकी छाप भी हमें इस वेब सीरीज़ के ऊपर दिखाई देती है। इंटेलिजेंस निज़ाम की 60 की दहाई में कॉम्प्लिकेशंस क्या थीं, मसाइल क्या थे, पेचीदगियाँ क्या थी, उसको बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ से, बहुत ही हकीकी अंदाज़ से इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इज़ाफ़ा है उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री से शग़फ़ रखते हैं, जिनको इंटरेस्ट है इंटेलिजेंस वॉरफ़ेयर के अंदर, और पाकिस्तान इंडिया के जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात रहे हैं, इनमें जो उतार-चढ़ाव रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों का शौक रखते हैं तो मुख़बिर एक बेहतरीन काम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ को आगे भी इसके अगले सीज़न में भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। मजमूई तौर पे एक अच्छी काविश रही है, और मेन लीड की बात आती है, अगर उसकी जगह मैं वही कहूँगा किसी मंझे हुए एक्टर को इस्तेमाल कर लिया जाता तो मुख़बिर अपनी छाप और ज़्यादा गहरी छोड़ सकता था। ऑल द बेस्ट।